नमस्कार साथियों, मैं सचिन सपनीस एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल एसएस लीगल लिटरेसी के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आदेश 6 नियम 1 से आदेश 6 नियम 15 क तक समझा था। आज के वीडियो में हम उसके आगे आदेश 6 नियम 16 से 6 नियम 18 को समझेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपके द्वारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे के भी जो भी वीडियो हम डालेंगे जिसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सकेंगे। आइए देखते हैं आदेश 6 नियम 16 क्या है। 6 नियम 16 में अभिवचन का काट दिया जाना बताया गया है और अभिवचन का काट दिया जाना कब होगा इसके बारे में बताया गया है कि जब जैसे कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है या कोई जवाब दावा दिया जाता है। अब जब प्लीडिंग्स न्यायालय के समक्ष आ जाती है और न्यायालय को प्लीडिंग्स देखकर यह प्रतीत होता है कि जो प्लीडिंग्स ली गई है वह प्लीडिंग्स में कुछ तुच्छ बातें, कलंकात्मक बातें, किसी प्रकार से विवाद की स्थिति पैदा करने वाली बातें हैं, कोई विलंब कारित करने वाली बातें हैं, कोई न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होने वाली बातें हैं या ऐसी बातें हैं जो अनावश्यक है, तुच्छ और तंग करने वाली बातें। तो फिर न्यायालय जो है वो संबंधित पक्षकार को इस संबंध में आदेशित कर सकेगी कि वैसी बातें जो तुच्छ तंग करने वाली बातें हैं, कलंकात्मक बातें हैं, उन बातों को जो है उन प्लीडिंग्स को अपने अभिवचनों में से उन प्लीडिंग को कम किया जाए या उसको काट दिया जाए। इस संबंध में न्यायालय कह सकेगी। मूल रूप से न्यायालय का उद्देश्य यही है कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो और ऐसी बातों में न पड़ते हुए मूल रूप से वास्तविक विवाद को न्यायालय उसमें देखें, उस अनुसार निराकरण करें। तो यह 6 नियम 16 की व्यवस्था है। अब 6 नियम 17 जो कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स के बारे में है। अब वाद प्रस्तुत हो जाता है, दावा जैसे पेश कर दिया है, जवाब दावा पेश कर दिया है। अब बाद में जाके और कुछ ऐसी चीजें लगता है कि इसमें तो दावे में ये गलतियां हो गई है, इसको सुधारना आवश्यक है, या जवाब दावे में ये गलती हो गई, इसको सुधारना आवश्यक है। वहां ये व्यवस्था दी गई है कि उसमें कोई परिवर्तन करना, कुछ जोड़ना, कुछ घटाना और इन सब बातों के लिए जो है, तो इसमें कहा गया कि न्यायालय पक्षकार के आवेदन पर, प्रकरण के किसी भी प्रकरण पर पक्षकार को अपने अभिवचनों में संशोधन करने की अनुज्ञा दे सकेगा, अनुमति दे सकेगा। 2002 में जो संशोधन हुए सीपीसी में, और उसमें फिर परंतु एक जोड़ा गया, इसमें प्रोविजन जोड़ा गया और जिसमें यह बताया गया कि एक बार यदि वाद का विचारण शुरू हो जाता है, मतलब वाद का विचारण शुरू होना कब माना जाता है कि जब इश्यूज बनते हैं, वाद प्रश्न का विरचना होती है। तो इश्यूज बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने इसमें संशोधन करना चाहता है अभिवचनों में, तो फिर उसे न्यायालय को संतुष्ट करना पड़ेगा कि क्या कारण था कि वो पूर्व में उसमें संशोधन नहीं कर सका, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से उसके द्वारा पूर्व में संशोधन नहीं किया गया। जब न्यायालय को इस बारे में संतुष्ट करता है वो, कि बताता है कि हाँ ये जो उसकी बात जो है वो जेन्युइन लगती है न्यायालय को, तो फिर वैसी स्थिति में न्यायालय उसमें अनुज्ञा देता है कि अपने अभिवचन में संशोधन करें। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं कि जिसमें संशोधन के लिए न्यायालय अनुमति देगा। तो इसमें बताया गया है कि संशोधन एक तो न्यायहित में होना चाहिए, मतलब जो संशोधन व्यक्ति करना चाहता है वो ये लगना बोनाफाइड होना चाहिए कि हाँ ये संशोधन किसी वजह से या पूर्व में जो है अभिवचनों में ये गलती हो गई है जिसके संबंध में संशोधन किया जाना चाहिए। दूसरा, संशोधन पक्षकारों के बीच में विनिश्चय के लिए भी आवश्यक हो। अब दोनों के बीच की जो मूल रूप से कंट्रोवर्सी है, वाद कुछ है, जवाब दावा कुछ है और दोनों के बीच में विवाद, तो वो संशोधन किए जाने से उस कंट्रोवर्सी का निराकरण करने में भी न्यायालय के लिए सहायक होना चाहिए। मूल रूप से अगर वो ऐसा सहायक है और विनिश्चय के लिए आवश्यक है तो वो संशोधन करने की न्यायालय अनुज्ञा देगी। फिर वाद की बाहुल्यता को रोकने के लिए भी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रोकने के लिए भी आवश्यक हो। मान के चले कि और भी बीच में ऐसी परिस्थितियां बन गई कि और भी दावे लगना है और भी अलग अलग ही करना है कार्रवाई, तो फिर न्यायालय उसमें जो है उसी वाद में उस संबंध में भी संशोधन करने की अनुमति दे सकती है। अब इसी प्रकार से कौन सी ऐसी बातें हैं कि जब न्यायालय संशोधन करने की अनुमति नहीं देगी, यह भी विचार करना होगा।
कि जब मान के चलें कि अगर कोई संशोधन इस प्रकार से करना चाहता है जिससे कि वाद का स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है, वाद का या उसके जवाब दावे का जो डिफेंस है, उसकी प्रतिरक्षा जो ले रहा है, उसका स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित होता है, तो वहां न्यायालय उसको रोक देगी। अब ऐसी चीज आती है सामने कि जो संशोधन के लिए आवेदन लगाया जा रहा है वह इतना अधिक विलंब से लगाया जा रहा है, या उसमें ऐसी किन्हीं सहायताओं को भी जोड़ा जा रहा है जो कि अपने आप में ही लिमिटेशन बार्ड है। तो इस प्रकार से कोई सहायता को लेकर आता है तो वहां पर जो है न्यायालय इस संबंध में विचार करेगी कि पूर्व में क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया, और वो फिर वो अगर आवश्यक प्रतीत नहीं होता है तो न्यायालय वहां संशोधन अलाउ नहीं करेगी। फिर कोई संशोधन जो है वह विलंब कारित करने के उद्देश्य से लेकर आया चाहता है कोई पक्षकार, तो ऐसे संशोधन को भी जो है न्यायालय अलाउ नहीं करेगी। इसके बाद किसी नए अधिकारों की उत्पत्ति हो रही है संशोधन से, तो वैसे संशोधन अलाउ नहीं किए जाते हैं। अब ऐसा कोई संशोधन किया जाए जिससे कि अन्य पक्षकार के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रिजुडिस कारित होता है अन्य पक्षकार, तो ऐसे संशोधन को भी अलाउ करने की न्यायालय अनुमति नहीं देता है। अब इस संबंध में कि जैसे ये बताया गया कि कोई एक न्याय उद्धरण का उल्लेख करेंगे हम यहाँ पर कि रामचंद्र वर्सेस जगदीश नारायण, AIR 1988, राजस्थान, पेज 204, जिसमें बताया गया कि यदि संशोधन से वाद की प्रकृति में परिवर्तन नहीं हो रहा है और दोनों पक्षकारों के कंट्रोवर्सी को निराकरण करने के लिए वो आवश्यक है, तो न्यायालय को ऐसे संशोधन करने की अनुमति दे देना चाहिए। इसके बाद एक न्याय उद्धरण और इस पे BK नारायण पिल्लई बनाम परमेश्वर पिल्लई, जो कि 2000 का फर्स्ट वॉल्यूम है, SCC, पेज 712, जिसमें बताया गया है कि अभिवचन में अगर जिस संशोधन का कोई विवाद ऐसा है कि इसमें समाधान हो कि मूल वादकरण जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता, जिससे और दोनों के बीच की कंट्रोवर्सी का जो है वो उससे समाधान होता है, वहां न्यायालय को ऐसे संशोधन करने की अनुमति देना चाहिए। वैसे ये जो सहायता न्यायालय द्वारा दी जाती है ये वैवाहिक सहायता है, मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है न्यायालय का, जो कि न्यायालय प्रकरण की परिस्थितियों अनुसार और उसको देखते हुए, उसको जुडिशियसली उसको विचार करते हुए उसका निराकरण करती है। मूल रूप से संशोधन जोड़ने की जो है अनुमति देने में न्यायालय को इतना वो नहीं रहता, क्योंकि जोड़ने से कोई वाद का स्वीकार किया जाना नहीं होता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अभिवचन पूर्व में लिए गए हैं और वो संशोधन के माध्यम से उन अभिवचनों को काटना चाहता है या अपने एडमिशंस को विड्रॉ करना चाहता है, वहां न्यायालय जो है एडमिशन को विड्रॉ करने की अनुमति नहीं देती है। ऐसे कई न्याय उद्धरण है जिसमें बताया गया कि एडमिशन को विड्रॉ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब न्यायालय द्वारा माने कि कोई संशोधन करने का आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी, और अनुमति देने के उपरांत भी मान लीजिए उसमें न्यायालय ने कोई समय सीमा नहीं खोली कि कितने दिन में संशोधन को चस्पा करना है अभिवचनों में, तो फिर वैसी स्थिति में 14 दिन के अंदर उस संशोधन को जो पक्षकार को जो है अपने अभिवचन में समाविष्ट करना आवश्यक होता है। अगर उन 14 दिनों के अंदर वह उसको समाविष्ट नहीं करता है तो वैसी स्थिति में फिर 6 नियम 18 की स्थिति सामने आ जाती है, और 6 नियम 18 के अनुसार फिर न्यायालय की उसे अनुज्ञा लेना होगी। और वहां जब तक न्यायालय द्वारा ऐसे समय सीमा को नहीं बढ़ाया जाता है संशोधन चस्पा करने की, तब तक संशोधन चस्पा नहीं किया जाएगा। मतलब 14 दिन का अगर समय क्रॉस कर दिया है और आपके द्वारा संशोधन नहीं किया आदेश होने के बाद भी, तो फिर न्यायालय की अनुज्ञा से आदेश 6 नियम 18 की एप्लीकेशन न्यायालय में लगती है, और उसके अनुसार जो है न्यायालय जब समय को एक्सटेंड करती है तब उस अनुसार फिर संशोधन को चस्पा किया जाएगा। तो यह स्थिति संशोधन की रही, और हमने साथ ही साथ जो है आज हम आदेश 6 नियम 16 से 6 नियम 18 तक हमने समझा। वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।